बिजनेस स्टार्ट्स कितने मार्क्स का है जी? 40 मार्क्स का, और एलआर 20 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम 2 आवर्स। अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो 1 मार्क्स, और अगर आप गलती से गलत करते हो तो माइनस का 0.25। एमसीक्यू पेपर है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका। मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए अगर मैं ईच सब्जेक्ट की बात करूं तो 40 मार्क्स इस सब्जेक्ट में चाहिए, तो वो तो 160 बनते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है, तो एग्रीगेट आपका 200 होना चाहिए, एग्रीगेट आपका 200 होना चाहिए। आओ बेटा थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। पेपर 1 आपका कौन सा है? अकाउंट्स। पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। बिजनेस लॉ आपका 60 मार्क्स का होता है, बीसीआर आपका 40 मार्क्स का होता है। बीसीआर बेसिकली एक इंग्लिश समझ लो, उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो कितने कितने मार्क्स हो गए बेटा? 60 एंड 40। और पेपर नंबर 3 हमारा है बिजनेस मैथ्स, बिजनेस स्टैट्स एंड एलआर। और पेपर नंबर 4 आपका आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। बीसीके बोले तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। आपका जो ये पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स और बीसीके फिर से 40 मार्क्स। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बेसिकली जो आपने 12th क्लास में बीएसटी पढ़ी है, ये उसी का एनलार्ज एडिशन है। आपको कंपनीज वगैरह के बारे में बताया जाएगा, सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। तो पेपर चारों डिस्कस हो गए। पहले 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव है, आपको पूरा फुल फ्लैज लिखना पड़ेगा। बाद के 2 पेपर 3 एंड 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 3 घंटे का होगा, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा, कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। जैसे ही आप सीए में एंट्री लेते हो, कैलकुलेटर के साथ आपका जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं कैलकुलेटर की बात करता हूं, कौन सा कैलकुलेटर लेना है? एक आता है कैसियो का MJ12D, कैसियो MJ12D। आपको एक इसी के जैसा मिलता है 120D, वो नहीं लेना। या फिर सिटीजन का सिटी 512, ये मॉडल नंबर है बेटा। या फिर आप कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हो, लेकिन उनके अंदर ये बातें होनी चाहिए। एक बटन M+ का होना चाहिए, M- का होना चाहिए, GT होना चाहिए, MRC होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट 12 डिजिट कैलकुलेटर होना चाहिए। उसके ऊपर लिखा होता है कितने डिजिट है। अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरा तो 16 डिजिट है, आपने तो 12 डिजिट बोला था, ये तो उससे भी ऊपर है, तो 16 डिजिट ले लो। नहीं, 12 डिजिट कैलकुलेटर स्टैंडर्ड माना जाता है, तो इसलिए आपको कैलकुलेटर कौन सा लेना है? कोई भी 12 डिजिट। ठीक है, तो यहां तक हमने किस किस बारे में बात कर ली आपसे? आपके चारों पेपर के बारे में बात कर ली, आपकी मार्किंग स्कीम की बात कर ली। ठीक है, अब हल्का सा अपने सब्जेक्ट की बात करें, तो अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। आओ जी, एक बार आपको चैप्टर्स के नाम के दर्शन कराते हैं। आइए बेटा, बिजनेस मैथ्स में टोटल 8 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। ये सारी बातें कहीं लोअर क्लासेज में आपने पढ़ी है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका आता है इक्वेशंस के नाम से। इक्वेशंस में बेटा हमने क्या क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ये भी कहीं ना कहीं आपने थोड़ी बहुत, सबने नाम तो सुने होंगे, अगर भूल भी गए हैं तो नाम तो याद है ना। आओ, तीसरा चैप्टर आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है सीए में। 12 से 16 मार्क्स की वेटेज होती है, और सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं, आपकी पूरी सीए जर्नी में आपको काम आएगा। कौन सा चैप्टर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। साथ में इसके अंदर आपने सिंपल इंटरेस्ट बचपन में कभी पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी आपने पढ़ा है कभी ना कभी, और ये एन्युटी बिल्कुल नया टॉपिक है। एन्युटी एकदम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 11th में हुआ करता, ये मत सोचना जिसके पास मैथ्स नहीं था सर चैप्टर के नाम क्यों बता रहे हैं, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, छठा चैप्टर होता था जी हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज है। आप इसको एपी एंड जीपी के नाम से ज्यादा जानते हो।
7 चैप्टर है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। और आओ जी, सबसे बड़ा जो खतरा होता है क्लास 12th में, कैलकुलस। कैलकुलस बोले तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, और उसमें भी उससे भी बड़ा भूत ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री नाम का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो भूत तुम्हारा पीछा करता रहता है ना, उस भूत को बोतल में बंद कर दिया है यहां, वो बाहर नहीं आएगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में, तो जब सिलेबस में ही नहीं आया तो कैलकुलस में भी नहीं आएगा। साइन कोस 10, साइन कोस 10 का यहां दर्शन ही नहीं करना हमने, ठीक है। तो एक खतरा तो वैसे ही दूर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं जिन बच्चों ने 12th में मैथ्स पढ़ा है, उनके पास एक चैप्टर होता था एओडी, मैक्सिमा मिनिमा, है ना, कई सारे टॉपिक होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। एक एरिया होता था, सिलेंडर के अंदर कौन आ गया, कौन के अंदर सिलेंडर आ गया, लिमिट कहां से कहां तक ले, बड़ी टेंशन होती थी। तो उनमें से कुछ भी आपका पार्ट नहीं है सिलेबस का। एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा मार्जिनल रेवेन्यू, आपने पढ़ा प्रॉफिट, आपने पढ़ा डिमांड, आपने पढ़ा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, वो सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे मैथमेटिकली। बात समझ में आई? यानी कि एप्लीकेशन कौन सी पढ़नी है हमने, बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जिन बच्चों ने इनका नाम सुना है ना, उनके चेहरे अब थोड़े से रिलैक्स हो गए। तो चलो जान छुटी, है ना। तो इसलिए ये सिलेबस बताना थोड़ा पहली क्लास में जरूरी होता है, ताकि बच्चा थोड़ा ईज आउट हो जाए। तो जी कितने चैप्टर नजर आ रहे हैं मैथ्स में? 8। अब चलते हैं जी जरा आगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में टोटल हमारे 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, दूसरा चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, उसमें काफी कुछ आपने वहां पे नाम सुना सुनाया लग रहा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है कोरोलेशन एंड रिग्रेशन। 11th क्लास में कोरोलेशन का पार्ट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जहां पे रैंक कोरोलेशन पढ़ा, कार्ल पियर्सन पढ़ा, वो सारी चीजें यहां पढ़ेंगे। रिग्रेशन वहां पे नहीं था। इंडेक्स नंबर भी मेरे को लगता है शायद थोड़ा बहुत है, लास्पियर, पास्ची, मार्शल एडवर्थ, डोरबिस, ये सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। अब मैथ्स में हमने एक चैप्टर का नाम नहीं लिया, प्रोबेबिलिटी। तो बच्चे सोचेंगे प्रोबेबिलिटी से जान छूटी, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो किसके अंडर है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और यहीं पे अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चैप्टर है थियोरेटिकल, ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स में कितने चैप्टर हो गए? 6 चैप्टर। अब बात करते हैं एलआर की। एलआर में 4 चैप्टर है आपके पास। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। दूसरा चैप्टर आता है सिटिंग अरेंजमेंट। तीसरा चैप्टर आता है डायरेक्शन टेस्ट। चौथा चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन। यानी कि 4 चैप्टर में से 20 मार्क्स है, ठीक है। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के ये 4 चैप्टर की बात करूं तो ये 4 चैप्टर लगभग 30 मार्क्स के हैं। तो 30 और 20 50, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12 से 16। तो अगर मैं 12 भी लगाऊं तो 62। छोड़ो यार 60 की बात करते हैं, लेकिन बच्चा यही गलती करता है। बच्चा ये सोच के जाता है कि मैं ये 60 कर लूंगा, और वहां गड़बड़ हो जाती है। मतलब आपको छोड़ने की टेंडेंसी पे नहीं आना। आपको 2 बातें याद रखनी है कि जब सर हमें करा रहे हैं और हम करेंगे तो कैसे नहीं होगा। और बेटा एक बात बताओ, जिंदगी में कभी किसी को ज्यादा आता हुआ कोई चीज बेकार लगती है क्या? अगर मुझे ज्यादा मिल रहा है तो मैं तो ज्यादा लूंगा ना, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पैसा हो। पैसे को क्या बोलते हैं? आण दे ना। तो ऐसे ही नॉलेज है, ऐसे ही नॉलेज है ना। तो कभी भी आप यहां पे ना ये समझ के मत चाहना कि भैया हमने ना आज पढ़ने जाना है। आप
सोच के आना कि आज हमें क्या नया सीखने को मिलेगा, सीखने की इच्छा से आओ। तो जब आप सीखने की इच्छा से आओगे तो आप अच्छा ही सीखोगे, है ना, क्योंकि फिर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता। एक दूसरी बात और हमेशा याद रखना, बस मैं उसके बाद अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, ज्यादा बातें मैं करता नहीं हूं, करनी भी नहीं चाहिए, मेरा सिलेबस बहुत ब्रॉड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको ना हमेशा एक बात याद रखनी है कि पढ़ाई में ना जब हमारा ग्रुप कोचिंग होती है तो हमें सेल्फिश बन जाना है। सेल्फिश होना एज ए पर्सन अच्छा नहीं होता, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको हमेशा सेल्फिश होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट अगर आपको बनना है तो आप पहले सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश इन द सेंस, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा हूं, आज देखो 15-20 बच्चे बैठे हैं, 25 तो है लगभग, फर्स्ट क्लास है, ये बाद में भर जाएगा। तो आपको ना ये नहीं सोचना कि सर बता रहे हैं और अकेला मैं नालायक बैठा हूं यहां जो मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ आ रहा है। कई बार हमारी ये थिंकिंग बन जाती है कि अकेला मैं हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है। तो ये नेगेटिव थॉट है। आप इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेके जाओगे? आप बोलो देखो सर ने सबको समझाया है, सबको बराबर समझा रहे हैं, तो हो सकता है इन्हें भी समझ ना आ रहा हो और ये किसी डर की वजह से बोल नहीं रहे। अब मैं तो हिम्मत वाला हूं और साथ में सेल्फिश भी हूं, तो मुझे अपना डाउट क्लियर करना है, दैट्स इट। आप पूछो, मेरी वजह से इन दूसरों का भी भला हो जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग तो रखनी नहीं। एक नेगेटिव थॉट 1000 थॉट लेके आता है, तो इसलिए हमेशा आपको क्या करना है? पॉजिटिव। और दूसरी बात, डाउट हमेशा पूछो, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछोगे, आज एक टीचर से नहीं पूछोगे, कल दूसरे से नहीं पूछोगे, कल तीसरे नहीं पूछोगे, तो फिर क्या होगा? आप डाउट के नीचे दब जाओगे, और डाउट के नीचे दब जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अननेसेसरली क्लास को डिस्टर्ब मत करो, लेकिन अपना डाउट जरूर क्लियर करो, ठीक है। होप आप मेरी सारी बातें समझ गए। अब नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ बेटा, देखिए जी, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन से, तो आज भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये जो रेशो है ना बेटा, इस रेशो का नाम आपने सुना हुआ है, कहां सुना है? आप अभी अकाउंट्स पढ़ के गए हो, पार्टनरशिप पढ़ी है आपने, तो आप कहते हो 3 पार्टनर है, उनकी इन्वेस्टमेंट रेशो ये है, या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है ना? ये सारी बातें पढ़ के आए ना। तो अब हम पढ़ते मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली रेशो होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे एक बार बेटा, रेशो ना 2 लाइक क्वांटिटीज को कंपेयर करने के काम आता है। रेशो किसके काम आता है? 2 लाइक क्वांटिटीज को कंपेयर करने के काम आता है। अब लाइक क्वांटिटीज बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइक क्वांटिटीज को मैं ये भी कह सकता हूं दोनों की यूनिट सेम हो, दोनों की यूनिट सेम हो। जैसे कि पहले की भी किलोग्राम, दूसरे की भी किलोग्राम, पहले की भी मीटर, दूसरे की भी मीटर, पहले की भी लीटर, दूसरे की भी लीटर, पहले की भी रुपीज, दूसरे की भी रुपीज। तो रेशो कब डिफाइंड होता है? लाइक टर्म्स के बीच में होता है। अब अगर वो कभी अनलाइक टर्म आ जाए तो पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि क्या वो दोनों टाइप को मैं लाइक कर सकता हूं। जैसे कि एक मैंने बोला एक का वेट है 5 किलोग्राम और एक का वेट है 4000 ग्राम, तो देखो दोनों वेट की यूनिट है, और आप जानते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो या तो मैं उस 5 किलोग्राम वाले को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं और या ग्राम वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं, तो दोनों लाइक टर्म बन गई। अब दोनों लाइक टर्म बन गई तो अब रेशो डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या बोला बेटा, जरा मेरे साथ एक बार बताओगे, रेशो किस लिए यूज होता है? टू कंपेयर लाइक टर्म्स। अब वो लाइक टर्म्स 2 भी हो सकती है, वो लाइक टर्म्स 2 से ज्यादा भी हो सकती है। बट जब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड रेशो की, तो स्टैंडर्ड रेशो में हम हमेशा 2 टर्म लेते हैं। स्टैंडर्ड रेशो में कितनी टर्म लेते हैं? 2। जो पहली टर्म है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो दूसरी टर्म है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट।
ठीक है, तो अब लिखे एक बार, अभी लिखना नहीं है, अभी मैं लिखूंगा फिर तुम लिखना। वैसे समझ लिया सबने? ठीक है, साथ साथ भी लिख सकते हो। तो लिखोगे, रेशो की डेफिनेशन लिखेंगे पहले। रेशो, रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर two or more like terms, two or more like terms। अब like terms बोले तो बेटा having क्या बोला है? सेम यूनिट। ठीक है, standard ratio is written as A/B, ऐसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड रेशो को कैसे लिखा जाता है? A/B। और इसमें जो ये पहली टर्म है इसको मैंने क्या बोला? एंटीसीडेंट। दूसरी टर्म को क्या बोला? कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। अच्छा, अब एक बात और बेटा, इस A/B का मतलब एक्चुअल में A डिवाइडेड बाई B ही होता है। A/B का मतलब एक्चुअल में A डिवाइडेड बाई B, लेकिन जब आप A डिवाइडेड बाई B करते थे तो आप इसको तो न्यूमरेटर कहते थे, तो न्यूमरेटर के लिए मैं NR लिख रहा हूं, और इसको आप डिनोमिनेटर कहते थे, तो डिनोमिनेटर के लिए मैं DR लिख रहा हूं। तो इसका मतलब एंटीसीडेंट किसकी जगह पे आ गया? किसकी जगह पे? न्यूमरेटर की जगह पे। और कॉन्सिक्वेंट किसकी जगह पे आ गया? डिनोमिनेटर की जगह पे। एंटीसीडेंट किसकी जगह पे? न्यूमरेटर, कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर। ठीक है जी, एक बार लिख लीजिए इतना। डन? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यस और नो? ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं बेटा, ये मुंडी हिलाना मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इस मुंडी हिलाने का कई बार मतलब हाँ होता है, कई बार इस मुंडी हिलाने का मतलब ना होता है। तो अगर बोलोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ, हर एक टीचर ना अपनी तरफ से बेस्ट देता है, बट इट डिपेंड्स ऑन बैच, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स, कि अगर बैच से भी कुछ बेटर हो सकता है ना तो उस टीचर से निकाल ले। और वो कब मिलता है? जब लगे कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। जब टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, ऐसा नहीं होता कि टीचर आए अपनी महाभारत सुनाए चला जाए। यहां पे हम वो चीज नहीं रखते, हम चाहते हैं आप भी पार्ट लो, और जब आप पार्ट लोगे तो क्लास इंटरेक्टिव बनेगी, और क्लास इंटरेक्टिव बनेगी तो इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा, और जब क्लास इंटरेक्टिव नहीं होती तो नींद भी आने लगेगी। ठीक है, तो ये बातें आप हमेशा याद रखना। हाँ, एक बात मैं भूल गया, मैथ्स में ना 2-3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंस होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट अगर आपको आते होंगे तो आपका काम आधे से ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कैलकुलेटर ट्रिक्स, कैलकुलेटर पे पूरा क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, अब शॉर्टकट्स को मैं बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में जुगाड़, तो मैं कभी शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? जुगाड़। साथ में आप एक रजिस्टर लेके आए हो ना आज मैं तुम्हें एक मैजिक बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक कॉपी और बनानी है, छोटी कॉपी। अब वो छोटी कॉपी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें 20 ही पेज हो। एक बार बच्चा 20 पेज की कॉपी ले आया, मैंने पूछा ये क्या लेके आया, कहता सर इससे छोटी मिली थी, है ना।
तो उस कॉपी में मिनिमम 100 पेज होने चाहिए। और उस कॉपी के अंदर आपको क्या लिखना है? उस कॉपी के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं, जितनी प्रॉपर्टी बताऊं वो सारी प्रॉपर्टी लिखनी है, और शॉर्टकट्स लिखने हैं। तो फिर पता है ये कॉपी आपकी मैजिक का काम करेगी, क्योंकि आपने फिर हर बार ये मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उनको पढ़ोगे और आदत बना लेना कि दिन में आधा घंटा स्पेयर रखो, कि जब आधा घंटा उस कॉपी को पढ़ना ही पढ़ना है। जहां तुमने पेपर तक 3 से 4 बार उसको सिर्फ रीड कर लिया ना, तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो मैजिक कॉपी है। और ये कॉपी आप बाकी सब्जेक्ट में भी बना सकते हो, थ्योरी में भी बना सकते हो इनफैक्ट, क्योंकि थ्योरी में सारी चीजें लिखाई नहीं जाती। कई बार टीचर्स बोलते हैं, लिखाते नहीं है, तो वो चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो 20 पेज का काम है वो 3 पेज में खत्म हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये चीजें जरूर बनाओगे। छोटी कॉपी जो बनाएगा उसको बाद में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, चले आगे। आओ बेटा, इतना सबका नोट हुआ? पक्का? आओ, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा जी फाइंड रेशो बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 5000 ग्राम। ऑप्शंस आर, चलो ऑप्शन की तो जरूरत नहीं है इसमें। तो बेटा जब मैं रेशो निकालने जाऊंगा तो रेशो कैसे निकलेगा? 4 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 5000 ग्राम। अब बेटा या तो किलोग्राम को ग्राम बना लो या ग्राम को, चलो जी ग्राम को किलोग्राम बनाते हैं। 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कटा तो क्या आया जी? 4:5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 4:5 का एंटीसीडेंट कौन है? 4। कॉन्सिक्वेंट कौन है? 5। ठीक है, अच्छा अब देखो जी एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड रेशो बिटवीन द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स। देखो बेटा यहां इनकम ऑफ ए है, यहां इनकम ऑफ बी है। इनकम ऑफ ए मुझे कहा 16,000 है, इनकम ऑफ बी मुझे कहा 20,000 है। अब पहली बात तो ये, जब उसने मुझे इनकम की बात की तो क्या मुझे उसने ये बताया कि ये उसकी इनकम 1 महीने की है? क्या मुझे बताया ये इनकम उसकी 1 वीक की है? क्या मुझे बताया 1 साल की है या 1 दिन की है? ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ऐसा कुछ नहीं कहा तो मैं मान लूंगा कि भैया वो तो या तो 1 महीने की है तो दोनों की 1 महीने की ही है, दोनों की 1 हफ्ते की है तो दोनों की 1 हफ्ते की ही है। जब कुछ कहानी तो मैं पहले से मान लूंगा वो दोनों पहले से ही लाइक है, मुझे लाइक बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ क्या रेशो हो जाएगा? देखो जी रेशो निकलेगा 16,000:20,000। तो ये 3 जीरो तो कटी गई, तो ये आ रहा है 16/20। लेकिन रेशो को हमेशा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि अगर आगे भी वो किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल करेंगे। तो किससे कैंसिल हो जाएगा? तो 4/, तो रेशो क्या बना प्यारे बच्चों? 4:5। इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला कि अगर डाउट आया तो देखो एक बात याद रखना, अगर समझ आ रहा है तो हाँ बोलो या ना बोलो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डाउट आया और आपने ना नहीं बोला तो फर्क तुम्हें ही पड़ता है। तो अभी तो खैर शुरुआत है, इसमें तो ऐसी कोई डाउट वाली बात, फिर भी मेरा फर्ज है मैं पूछूं। मैं तो क्लास में एक एक बच्चे का हाथ ऊपर कराता हूं, जब तक हाथ नीचे रहता किसी का तब तक समझाता हूं। ठीक है, तो वो शर्म वाली बात ही नहीं छोड़ते फिर हम कि कोई शर्म से चुपचाप बैठा रहे। अब आगे एक और एग्जाम्पल फिर लिखने के लिए बोलूंगा। आओ जी बेटा, मैं एक और एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। फाइंड रेशो बिटवीन इनकम ऑफ 2 persons A and B।
यहां पे बेटा मुझे इनकम और पे दी हुई है, मुझे कहा चलो वही ₹16,000 लिख लेता हूं, लेकिन मुझे बोला ये 16,000 जो है ना बेटा इसकी, ये 6 मंथ की है। कितनी? 6 मंथ की। और आगे मुझे कहा इनकम, चलो 18 लिख लेते हैं और बेटर हो जाएगा, ठीक है। इनकम ऑफ बी, हालांकि 16 से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहा ₹32,000 है और मुझे बोला ये 8 मंथ की है, और मुझे कहा फाइंड रेशो। अब देखो बेटा, अगर तुमने डायरेक्ट रेशो 18,000 और 32,000 के बीच की निकाल दी, तो पहले ये बताओ, अगर मैं डायरेक्टली 18,000 और 32,000 की निकाल रहा हूं तो क्या मैं सही कर रहा हूं या कुछ गलत कर रहा हूं? गलत कर रहा हूं। क्या गलत कर रहा हूं? एक जैसे नहीं है जी, एक जैसे। हाँ, अगर ये मुझे 6 महीने और 8 महीने ना बताते तब तो मैं एक जैसे मान लेता। तो फिलहाल अगर ये एक जैसे नहीं है तो मैं इनको एक जैसे बनाऊंगा। अब एक जैसे बनाने के लिए कई बार बच्चा कहेगा सर देखो दोनों की 6 महीने की बना लेता हूं, दूसरा बच्चा कहता है सर दोनों की 8 महीने की बना लेता हूं, तीसरा कहता है सर मैं 1 साल की निकाल लेता हूं। तो मैंने बोला बेटा सबसे आसान क्या है? कहता है सर सबसे ज्यादा आसान तो 1 महीने की निकालने की है। तो फिर तुम 1 साल पे, 6 महीने पे, 8 महीने पे क्यों जा रहे हो? तुम सिंपल क्या करो, 1 महीने की निकालो। अब देखो जब मैं रेशो निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, इसकी अगर 6 महीने की 18,000 है तो 1 महीने की निकालने के लिए 18,000 बाई 6। अब अगर इसकी 8 महीने की 32,000 है तो 1 महीने की निकालने के लिए 32,000 बाई 8। अब देखो यहां तो सीधी सीधी कैलकुलेशन आ रही थी कि भाई अगर 6 महीने की 18,000 है तो 1 महीने की 3,000, लेकिन अगर मैं यहां 16,000 रख लेता तो वो उतना इजी नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे थोड़ा है मैं इजी के लिए चलूंगा, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फिलहाल तो चलो बताओ कैसे सोल्व होता है। फिलहाल तो इसको 3,000 कर दूं और इसको कितना कर दूं, 4,000 कर दूं। क्यों? ये कट के कितना आ जाएगा 3, ये कट के कितना आ जाएगा 4, 3 जीरो कट गई, रेशो कितना हो गया 3:4। किस किस को समझ आई? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, गुड, शाबाश, भगवान तुम्हारा भला करे। ये मेरा पेट डायलॉग है क्लास में, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा भी इसमें रोल है। तुम बोलोगे शुरुआत मेरे से करे, मेरे से मतलब खुद से शुरुआत कराओ। भगवान सबका भला कर दे हमने बोल दिया, लेकिन शुरुआत खुद से करो। तो अपने को भी इंक्लूड करो ना, सिर्फ दूसरे के भले में भला नहीं होगा, अपना भी भला करना पड़ेगा। आओ बच्चों, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, फिर लिखने के लिए दूंगा। आओ एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं जो आपकी कैलकुलेशन में काम आने वाला है। मैंने कहा यार आपको डिवाइड करना है a बाई बी को c बाई डी से। a बाई बी को किससे डिवाइड करना है? c बाई डी से। अभी लिखो मत बेटा, अभी लिखने के लिए दूंगा मैं, अभी समझ लो। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, a बाई बी ऊपर और c बाई डी। अब देखो इनका रूल होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर बन जाता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर बन जाता है। तो कभी अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। अच्छा, दूसरी बात करता हूं, अगर मैं आपको बोलूं डिवाइड a बाई बी बाई सी, अब मुझे a बाई बी को डिवाइड करना है किससे? c से। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐसे ही लिखता हूं तो a बाई बी ये खुद एक फ्रैक्शन है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये c फ्रैक्शन है? नहीं। तो c को फ्रैक्शन बनाने के लिए यहां 1 लिख दो। a बाई बी को चेंज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि a बाई बी तो ऑलरेडी इकट्ठा है। तो अगर फ्रैक्शन बनाना है और ऊपर वाला रूल लगाना है तो मैं किसको बनाऊं?
सी को। अब बताओ क्या रूल बनेगा, ए इंटू 1 बी इंटू, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, तो देखो मैं आपको ऐसे बेसिक छोटे छोटे पॉइंट भी बता के चलूंगा, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा पॉइंट ही ना सियापा फैला देता है ना, तो हम छोटे से छोटा पॉइंट बताएंगे, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। किसने पढ़ाया मैथ्स और किसने, बस दिमाग का खेल है। आप दिमाग में ये बात लाना ही मत, आज छोड़ देना यहां, ये जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी वो ये बात छोड़ के जाना है कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी तो मैं कैसे करूंगा। 100% होगा, पक्का होगा, बस रेगुलरिटी रखनी है, और डाउट कोई आए वो डाउट साथ के साथ क्लियर करने हैं, और चैप्टर सेलेक्ट नहीं करने। आप बोलो मुझे तो मैक्सिमम लेना है, और किसी वजह से मेरी मैथ्स पहले छूट गई थी, भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, तो अब मैं इस मौके को खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं बेटा, नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बस बशर्ते कि वो इस बात दिमाग से निकाल दे। ठीक है, आओ, अगर मैं कहता हूं डिवाइड ए बाई बी बाई सी, अब फ्रैक्शन कौन है बच्चों, बी बाई सी ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो यानी कि अब मैं यहां पे ए लिखूंगा, यहां पे बी बाई सी लिखूंगा, तो अगर फ्रैक्शन बनाना है तो किसको बनाऊं, तो यहां पे अपॉन 1 कर दूं। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ए सी अपॉन बी, ए सी अपॉन, तो फ्रैक्शंस की डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ कि फ्रैक्शंस की डिवीजन किस तरीके से होती है। रेज योर हैंड, किस किस को बात आ गई समझ में, चलो गुड, शाबाश, ओके जी। अब लिख सकते हो आप, कहां से लिखना था हमें, यहां से या ये हो गया था नोट, यहीं से ही लिखो। कहीं राइटिंग समझना है तो पूछ लेना बेटा, बस मेरे साथ थोड़ा सा इशू राइटिंग का तो है, वो मैथ्स के हर एक टीचर का होता है। वैसे आगे से मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा साफ लिखने की। बढ़ाऊं आगे बेटा, ये नोट हुआ ना ऊपर वाला, यस और नो तो बोलो यार, ऐसी क्या दुश्मनी है, मान लिया हमने, बुला लिया तुम्हें जल्दी, लेकिन वो गलती हमने मान ली है अपनी, है ना। लेकिन देखो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतना अच्छा है, बच्चे तो जून में भी आएंगे, लेकिन आपको अर्ली स्टार्ट का फायदा मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट हो गया, चलो जी सेकंड नोट करो। आज तो आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं किसी के पास, कोई बात नहीं, आज कैलकुलेटर का काम हम कराएंगे भी नहीं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक कैलकुलेटर ले लेना, और आपके पास जो भी कैलकुलेटर हो अभी परचेज मत करना, पहले मेरे को दिखा लेना, मैं उसको चेक कर लूँगा कि हाँ ये चल जाएगा, तो फिर नया परचेज करने की ज़रूरत नहीं है।
और बेटा मेरे साथ ना आपके लिए एक प्लस और होगा कि मेरी क्लास हो या ना हो, मेरी अटेंडेंस रोज़ होती है यहाँ। पहले मैं बहुत जगह पे पढ़ाया करता था, मैं पीतमपुरा भी जाता था, मैं लक्ष्मी नगर भी जाता था, मैं यहाँ भी आता था, लेकिन जब से मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है ये, तब से मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया। मैं क्लासेज नहीं लेता, क्योंकि बेटा मेरे को 27 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। अब वो बात पैसे की नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है अब तक, अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। बस ये है कि बच्चों को ऐसा कराओ, उनके लिए हरदम अवेलेबल रहो। तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँगा, रोज हूँगा, मेरी क्लास हो या ना हो। आप मेरे से आके डाउट कभी भी पूछ सकते हो, तो मैं उसके लिए हरदम प्रिपेयर रहूँगा। बस आप पूछने की वो रखना, सीखने की इच्छा रखना। पूछने अपने आप लगोगे जब आप सीखने की इच्छा से आओगे, फिर चुप नहीं बैठोगे, ठीक है। और बाकी सारे टीचर भी आपके सारे डाउट कराते ही है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कराएंगे, सारे डाउट कराएंगे। और एक बात और है, हमारे पास ये मत समझना सर अब अपने इंस्टीट्यूट की बढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट की तो बढ़ाई करनी भी बनती है ना, लेकिन मैं वो नहीं मानता कि मैं खुद अपने मुंह से करूं। बस जस्ट मैं आपको यहाँ का यूएसपी बता रहा हूँ। हम ऐसा नहीं करते कि हमारा नया बैच आ जाता है तो पुराने को भूल जाते हैं। अभी भी आपने देखा ना, बच्चे गए हैं मोस्टली, जिन जिनके ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं सब सिलेबस ओवर करके बच्चों को घर भेज चुके हैं, नए बैच पे ध्यान है। हम ऐसा नहीं करते, हम अभी भी इन बच्चों को जून फर्स्ट वीक तक तो छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों? इनको रिवीजन कराएंगे, इनके टेस्ट लेंगे, टेस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, जिस बच्चे में कुछ कमी आ रही है उस कमी को दूर करेंगे। तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का 1.5-2 महीना ही होता है, और उसमें अगर बच्चे को हमने घर पे छोड़ दिया तो उसके डाउट कौन कराएगा? व्हाट्सएप पे पूछ लो, ठेंगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर ऐसे देते हैं वो कभी उठते ही नहीं, 2-2 महीना हो जाता है बच्चे को डाउट पूछे हुए। मेरा डाउट या किसी भी टीचर का डाउट, मेरा डाउट तो अगर मैं क्लास में नहीं हूं 5 मिनट के अंदर रिवर्ट आएगा, मेरे पुराने स्टूडेंट बता देंगे आपको कि विदिन 5 मिनट बच्चे को व्हाट्सएप पे भी जवाब मिलता है, ठीक है। और यहां पे भी हम अवेलेबल है सारे। बात समझ में आई आपको? बस आपने मेहनत करनी है, हम मेहनत कराने के लिए तैयार बैठे हैं, और एंड तक सारा प्रॉपर होगा। जो कमिट करेंगे वो होगा, जो नहीं कर सकते वो कमिट बिल्कुल नहीं करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, कहां से लिखना है? ये हो गया, लिखो बेटा यहां से आगे। बस अभी थोड़े से दिन आपके टाइमिंग फ्लक्चुएटेड रहेंगे, लेकिन फिर एक फिक्स हो जाएगा, कुछ ही दिन के अंदर फिक्स हो जाएगा। फिर आप मॉर्निंग स्लॉट पे आ जाओगे और वो वाले बच्चे आपकी क्लास के स्लॉट के बाद चले जाएंगे। हम टाइमिंग मैनेज कर रहे हैं, क्लासेज उनकी भी चलेगी, तुम्हारी भी चलेगी। बाद में जब फिर नया बैच आएगा तुम्हारे टाइम पे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब टीचर और बच्चे का कनेक्शन जरूरी है, और उस टाइम पे हमने छोड़ दिया तो रिजल्ट कहां से आएगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, कहां तक लिख लिया बेटा? पहला हो गया पॉइंट नोट, दूसरा डन सभी का? अच्छा, आओ चलो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, मैं वेट कर लेता हूं। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेशो, कि रेशो की बेसिकली कितनी टाइप्स हो सकती है। हल्का सा पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर मेन पॉइंट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में छोटी छोटी क्लासेज करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी लंबी क्लासेज की आदत भी नहीं है, क्योंकि 12th क्लास में 1 घंटे की क्लास भी कितनी देर में ख़त्म हो जाती है? 50 मिनट में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको 3 घंटे तो आज बैठना ही है, क्योंकि मेरी क्लास के बाद अकाउंट्स की भी है। तो फिर धीरे धीरे जब आपको आदत बढ़ती जाएगी तो आपका ड्यूरेशन हल्का हल्का बढ़ता जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा। ऐसे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीधे पहले दिन 6 घंटे बढ़ा दिए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आओ बेटा,
सबसे पहले देखो बेटा, एक होता है कंपाउंडेड रेशो। क्या होता है? कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो बेटा एक बात सुनो, कंपाउंडेड रेशो का मतलब होता है मुझे मिनिमम 2 रेशो दिए होंगे। कितने रेशो? मिनिमम 2 रेशो तो दिए होंगे, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे कंपाउंडेड रेशो चाहिए ऑफ A:B एंड C:D का, तो बेटा इसका मीनिंग होता है आपको एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट में मल्टीप्लाई करना है और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई करना है और उसका रेशो निकाल देना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? AC रेशो BD, ये कहलाता है कंपाउंडेड रेशो। जैसे कि अगर मैं बोलूं फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2:3, 4:5, 6:5, अब बताओ जी क्या बनेगा? 2 × 4 × 6 और 3 × 5 × 5। अब क्या हुआ बेटा? 3 2 जा, अब आगे तो कटेगा नहीं, तो कितना आ गया? 16:25। बात समझ आ रही है? एनी दिक्कत? ठीक है, लिखो एक बार। डन बच्चों? आओ जी, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस कंपाउंडेड रेशो के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट है। किसके ऊपर बेस्ड? तो कंपाउंडेड रेशो की नेसेसरी कंडीशन क्या है? मिनिमम 2 रेशो का होना जरूरी है। अब इसके ऊपर बेस्ड मेरे पास आता है डुप्लीकेट रेशो। क्या है बेटा? डुप्लीकेट रेशो। अब देखो डुप्लीकेट रेशो ऑफ A:B, प्रॉब्लम आ गई एक कि मैंने बोला ये कंपाउंडेड के ऊपर बेस्ड है और कंपाउंडेड में मिनिमम 2 रेशो होने जरूरी है, लेकिन उसने तो मुझे सिर्फ एक ही रेशो दिया। इसका मतलब क्या है? कंपाउंडेड रेशो ऑफ A:B एंड A:B, उसी को मैं 2 बार लिख दूंगा अगर डुप्लीकेट की बात की है तो। मैंने क्या बोला बेटा? दोबारा सुनो। कंपाउंडेड रेशो की नेसेसरी कंडीशन क्या थी? कि मिनिमम 2 रेशो होने चाहिए, और उसमें मैंने क्या बोला? जब रेशो दे देंगे एंटीसीडेंट को आपस में और कॉन्सिक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके रेशो बन जाएगा। अब मैंने कहा कि डुप्लीकेट रेशो बेस्ड है किसके ऊपर? कंपाउंडेड के ऊपर। तो मैंने कहा डुप्लीकेट रेशो A:B निकालो। अब A:B का डुप्लीकेट, दैट मीन्स A:B को ही 2 बार रिपीट करना है। A:B को ही 2 बार रिपीट करना है। तो क्या हो जाएगा जरा बताना? अब जब मैं A को A में करूंगा तो, और जब मैं B को B में करूंगा तो,
मोस्टली जगह पे आपको क्या बताया जाएगा, डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी ये होता है। कहां से आया ये नहीं बताया जाएगा। तो समझ में आई बात, कैसे निकला जरा, ए इज टू बी को ही कंपाउंडेड किया है 2 बार, ए इज टू बी का कंपाउंडेड रेशो ए इज टू बी के साथ। किस किस को बात समझ आई, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। लिखो, डन बच्चों, टाइम मिल रहा है ना प्रॉपर लिखने का, ऐसा तो नहीं हो रहा ना मैं ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ, पक्का? ठीक है। और ये बढ़िया सी राइटिंग समझ आ रही है तुम्हें कुछ कुछ? ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे, कई तो पीएचडी कर गए इस राइटिंग में। आओ चलो बात करते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो की। ट्रिप्लिकेट रेशो की, तो ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी मीन्स, अभी भी एक ही दिया है, तो ट्रिप्लिकेट का मतलब 3 बार कंपाउंडेड कर देंगे। तो मतलब मैं क्या करूंगा, मीन्स कंपाउंडेड रेशो ऑफ ए इज टू बी, ए इज टू बी एंड ए इज टू बी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, जब ए को ए में मल्टीप्लाई करूंगा 3 बार, तो ये मेरा हो जाएगा ए क्यूब रेशो। प्रैक्टिकली तो आप ध्यान रखो कि भैया डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करते हैं, लेकिन आया कहां से वो समझ आया? ठीक, लिखो इतना। डन प्यारे बच्चों, चलूं आगे, आओ। अब इसके बेटा इसके रिवर्स है दोनों के, तो एक होता है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट ऑफ ए इज टू बी मीन्स, बेटा डुप्लीकेट में करते थे स्क्वायरिंग, सब डुप्लीकेट में करेंगे अंडर रूट। स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है? अंडर रूट। तो मतलब रूट ए रेशो, अच्छा प्यारे बच्चों एक बात और है, जब रूट होता है तो रूट का मतलब ए की पावर 1/2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट का मतलब। अच्छा, अगर मैं सब ट्रिप्लीकेट की बात करूं तो क्यूब रूट निकलेगा। क्या निकलेगा? सब ट्रिप्लीकेट ए इज टू बी मीन्स, तो क्यूब रूट को लिखा जाता है ऐसे, यहां अंडर रूट के बाहर 3 लिखेंगे और यहां भी अंडर रूट के बाहर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए की पावर 1/3 बी की पावर। जब बेटा बाहर कुछ भी नहीं होता है ना यहां रूट पे, तो 2 माना जाता है, लेकिन क्यूब रूट में क्या होता है? 3। फोर्थ रूट में क्या हो जाता? 4। फिफ्थ रूट में क्या हो जाता? 5। बाद में ये सर्ट्स एंड इंडाइसिस आपके सिलेबस में डिटेल में है, तो अभी आज हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। तो अब फटाफट बताना मुझे, अगर मैं आपको सिर्फ डुप्लीकेट रेशो पूछता हूं तो आप सिर्फ क्या करोगे? उसी नंबर के स्क्वायर कर देंगे। ट्रिप्लीकेट रेशो पूछता हूं तो क्यूब, सब डुप्लीकेट पूछता हूं तो अंडर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट पूछता हूं तो क्यूब रूट। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, एक बार लिख भी लो।
इतना हुआ। आओ एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, छोटे छोटे। और आज बहुत बड़े बड़े क्यूब या क्यूब रूट नहीं कराएंगे आज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो कैलकुलेटर पे कुछ चीज़ें सिखाएंगे। आज नहीं सिखाएंगे ज़्यादा, आज बिल्कुल छोटे छोटे नंबर के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबका नोट हो गया बेटा? हाँ या ना? आगे चले? हाँ, ऐसे होना चाहिए। आओ बेटा, मैंने कहा जी फाइंड सब ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 8:27। तो सब ट्रिप्लिकेट बोले तो 8 की पावर 1/3 और 27 की पावर। अब देखो प्यारे बच्चों, इस 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हो, लिख सकते हैं? इतनी कैलकुलेशन सबको ध्यान है? और इस 27 को अब पावर की पावर आपस में, तो कितना आया? 2:3। बात समझ में आई? आज बहुत छोटा सा नंबर लिया, अगली क्लास में मैं आपको कुछ क्यूब्स रटवा भी दूंगा कि ये क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए। मैं आपको बोलूंगा 20 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब आपको याद होने, बल्कि स्क्वायर तो 30 तक के होने चाहिए और क्यूब 20 तक के भी होंगे तो चलेगा। तो क्योंकि फिर कैलकुलेटर पे हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, और वो मैं क्यूब सारे निकालने और लिखाने चलूंगा लिखा के आपको। ठीक है, तो आपको पक्का याद होगा ये है, एकदम देखते ही आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, सब ट्रिप्लिकेट पूछा था बेटा, ये टी यहां पे छुप गया इसके साथ भाई, मान लो है। चले आगे, आओ एक क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2:3, डुप्लीकेट रेशो 4:5, सब ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 8:27 एंड 5:6। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसमें तो डुप्लीकेट भी लिखा है, इसमें तो ट्रिप्लिकेट भी लिखा है, सब ट्रिप्लिकेट भी लिखा है ना? अब क्या करें? सबसे मेन है ये कि मुझे कंपाउंडेड रेशो बताना है। किस किस का? इसको एज इट इज रखूंगा, लेकिन कंपाउंडेड रेशो निकालने से पहले इसका डुप्लीकेट निकालूंगा, इसका सब ट्रिप्लिकेट निकालूंगा और इसको एज इट इज छोड़ूंगा। सब ट्रिप्लिकेट सिर्फ उसका निकालूंगा जिससे पहले सब ट्रिप्लिकेट लिखा है, इसका नहीं, क्योंकि ये एंड तो सिर्फ सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लिखा है कि मुझे कंपाउंडेड रेशो किस किस का चाहिए, इसका कंपाउंडेड रेशो चाहिए, इसका नहीं, इसके डुप्लीकेट का। तो पहले इसका डुप्लीकेट निकालूंगा, इसके सब ट्रिप्लिकेट निकालूंगा और इसको एज इट इज छोड़ूंगा। किस किस को समझ आई ये बात? पक्का? चलो जी, बढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। आओ जी शुरुआत करते हैं। तो मतलब मुझे कंपाउंडेड किस किस का चाहिए प्यारे बच्चों? मुझे कंपाउंडेड रेशो चाहिए 2:3 का। इसका डुप्लीकेट बताओ एक बार। डुप्लीकेट में क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो 16 और 25 का। इसका सब ट्रिप्लीकेट अभी निकाला तुमने 2:3, और लास्ट वाले को अब बताओ बेटा कैसे निकलेगा? 2 × 16 × 2 × 5 और नीचे 3 × 25 × 3 × क्या यही आएगा क्या बेटा? अब देखो कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है।
5 से ये 25 कट गया, और भी कट रहा है कुछ, इस 2 से ये 6 कट गया, आगे भी कट रहा है क्या कुछ? आगे तो नहीं कट रहा, तो क्या आएगा? 32, 3 पंजे 15, 45, और 45 इंटू 3 कितना? कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही? देख लो। हाँ बेटा, कहीं दिक्कत आ रही है? किसका? दोबारा बोलो। हाँ, ये बेटा मैंने बोला ना, इसका डुप्लीकेट निकालना है बच्चे आपको, और डुप्लीकेट में क्या करते हैं? स्क्वायर। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है। जैसे इसका सब ट्रिप्लीकेट चाहिए ना, तो पहले इसका सब ट्रिप्लीकेट निकाला है क्यूब रूट करके। अगर मुझे सीधे सीधे नंबर दे देते तो मैं सबको गुणा करता, लेकिन बीच में अगर मुझे डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट बोल दिया तो मेन तो कंपाउंडेड है ना, तो जिससे पहले डुप्लीकेट बोला पहले उसका डुप्लीकेट निकालो, जिससे पहले सब ट्रिप्लीकेट बोला पहले उसका सब ट्रिप्लीकेट निकालो, और फिर सबका कंपाउंडेड निकालो। तो कितना आ जाएगा बेटा? शायद 100। तो रेशो बन गया 32:135। पूछो एक बार और, किस किस को समझ आ गई बात? ठीक है, एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, गुड। और ये याद रखना, दुनिया से झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ कभी मत बोलो, ठीक है? और हमेशा ईमानदार रहो अपने प्रति, ठीक है? क्योंकि मैं यही मानता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हूँ। जिस दिन मैं एंजॉय करना बंद कर दूंगा ना, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, वो मेरा बैच लास्ट होगा। ये मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ है कि जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ तब तक मैं पढ़ाऊंगा। जिस दिन एंजॉय करना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद ही नहीं उस बात को एंजॉय कर पा रहा हूँ तो फिर बच्चों को कैसे समझाऊँ पाऊंगा, है ना? चलो, मैं मान के चलूँ कि फिर आपने सबने मुझे हाँ कर दिया यहाँ तक। किसी के मन में जरा सा भी कोई कॉर्नर में छोटा सा डाउट बैठा हो तो उसको निकाल लो बाहर। नहीं है? पक्का? आगे चले? मन में तो नहीं है? ठीक, आओ। अब इसके बाद में बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इनवर्स रेशो। क्या कहते हैं? इनवर्स रेशो। आओ जी, बात करते हैं इनवर्स रेशो की। इनवर्स रेशो पेज टू बी इज बी इज टू ए। इससे आसान कुछ नहीं होता। एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दो, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दो, यानी कि ऐसे कोई भी दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट 1 है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। क्योंकि अगर मैं a बाई बी और b बाई ए की गुणा करूंगा तो दैट इज a बाई बी इंटू बी बाई ए करूंगा तो a से a कटेगा, b से b कटेगा, क्या आ जाएगा? तो ये होता है इनवर्स रेशो। कभी भी अगर आपको इनवर्स रेशो बोलेंगे तो हमें क्या करना है? सिर्फ रिवर्स कर दो। 2:3 का इनवर्स 3:2। एक बेटा मेरे पास होता है कमेंश्यूरेबल एंड इनकमेंश्यूरेबल रेशो। कमेंश्यूरेबल एंड इनकमेंश्यूरेबल। तो बेटा A is to B is said to be commensurable if both A and B are positive integers. Commensurable कब होगा? अगर A और B दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर है। और इनकमेंश्यूरेबल कब होगा? इफ बोथ आर नॉट इंटीजर्स।
मतलब एक इंटीजर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। एग्जाम्पल में देखता हूं, आप मुझे बताना। 2:3 इनकमेंशुरेबल है या कमेंशुरेबल है? कमेंशुरेबल है। क्यों? देखो पहला भी पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मेरा कमेंशुरेबल हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट, √2 रेशो √3। अब देखो अगर मैं √2 निकालूंगा तो उसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, वो तो फ्रैक्शन में आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 3 का भी 1.7 समथिंग, तो वो इंटीजर कहां हुए? तो अगर वो इंटीजर नहीं हुए तो क्या हुआ? इनकमेंशुरेबल। अच्छा, √4 इज टू √9 कमेंशुरेबल है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा अंडर रूट निकल रहा है, इसका पूरा पूरा अंडर रूट, तो ये कैसा हुआ? कमेंशुरेबल। अच्छा, √2 रेशो 3 कमेंशुरेबल या इनकमेंशुरेबल? इनकमेंशुरेबल, क्योंकि एक इंटीजर है लेकिन दूसरा इंटीजर। और कमेंशुरेबलशिप कब होता है? जब दोनों इंटीजर हो, वो भी कौन से? तो ये रेशो कैसा हुआ? इनकमेंशुरेबल। किस किस को समझ आया जी कमेंशुरेबल? किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका, कोई सुबह कोई प्रश्न? तो बोलो जोर से फिर। नहीं जी नहीं, कोई डाउट नहीं है। हाँ थोड़ा सा तो बोलो यार, तुम भी, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, गुड। डन प्यारे बच्चों? यस और नो? ठीक, चलो गुड। तुम तो बहुत जल्दी थकने लगे यार, आवाज़ तुम्हारी स्लो होती जा रही है। कोई बात नहीं, एनर्जी कंज्यूम करके रखनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी जवाब दोगे तो कुछ ज़्यादा ही पाओगे। चलूँ आगे? ठीक है, गुड, शाबाश, ऐसे होना चाहिए। अब देखो एक काम करते हैं, जो अब तक हमने पढ़ लिया, ज़्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ क्या पढ़ा? रेशो क्या होता है। अच्छा, रेशो कब डिफाइंड होता है? जब लाइक टर्म हो। अगर लाइक टर्म ना हो तो पहले क्या करूंगा? कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, और अगर कन्वर्ट ना हो पाए तो मैं बोलूंगा नॉट डिफाइंड। अगर कन्वर्ट हो ही नहीं पा रही तो फिर वहां रेशो डिफाइंड नहीं होगा। कन्वर्ट हो रही है तो पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कंपाउंडेड रेशो में क्या करते हैं? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट में, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई कर दे के रेशो निकाल देते हैं। डुप्लीकेट में स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, सब डुप्लीकेट में अंडर रूट, सब ट्रिप्लीकेट में। कमेंशुरेबल कौन होता है? जब दोनों इंटीजर हो पॉजिटिव के। और इनकमेंशुरेबल जब दोनों इंटीजर ना हो। एक इंटीजर होने से कमेंशुरेबल नहीं बनेगा, दोनों का इंटीजर होना जरूरी है तभी कमेंशुरेबल है। एक इंटीजर है, एक इंटीजर नहीं है तब भी। और इनवर्स रेशो, बस उसको रिवर्स करना है। आई थिंक यहां तक की कहानी आपको समझ आ रही है। तो अब थोड़ा सा आगे चल। हाँ जी बोलो। नहीं, पॉजिटिव तो होंगे ही, रेशो नेगेटिव पे चलता ही नहीं है। नेगेटिव के साथ रेशो बनेगा ही नहीं। नेगेटिव का रेशो सिर्फ तब बनता है जब दोनों नेगेटिव है। अब नेगेटिव से नेगेटिव ऐसे ही कट जाता है, फिर से पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक टर्म पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की, उस पर रेशो डिफाइंड ही नहीं होता है।
एनी मोर डाउट और किसी का? दोनों नेगेटिव हो तो रेशियो होएगा। हाँ, दोनों नेगेटिव हो तो बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव फिर कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव फिर कट जाएगा, वो अल्टीमेटली फिर से किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से पॉजिटिव पे हो जाएगा। एक प्लस का और एक माइनस का, वहां रेशो बनेगा ही नहीं, वो डिफाइंड ही नहीं है। बात समझ में आई? आगे चलूं? आओ जी। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, मुझे कहा इफ ए रेशो बी 4:5 है, और मुझे बोला गया कि अगर इसका एंटीसीडेंट, देखो वैसे तो मैं बोलता हूं कि पहला पार्ट एंटीसीडेंट कहलाता है, लेकिन वो रेशो जो पार्ट है ना 4, ये 4 एक्चुअली एंटीसीडेंट नहीं है, क्योंकि ये तो 4:5 का रेशो है, तो जरूरी थोड़ा है कि यहां पे 4 ही हो। एंटीसीडेंट तो पहली टर्म होती है, रेशो नहीं, और कॉन्सिक्वेंट दूसरी टर्म होती है। तो मुझे कहा कि अगर इसका एंटीसीडेंट 16 है तो फाइंड करो कॉन्सिक्वेंट। मुझे कॉन्सिक्वेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब देखा जाए तो a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू, ताकि जब मैं उन दोनों का रेशो निकालूं तो x से x कट जाए। अब उन्होंने मुझे कहा एंटीसीडेंट 16 है, तो इसका मतलब 4x किसके बराबर है? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, और कॉन्सिक्वेंट तो 5x है, तो इसका मतलब 5 इंटू, तो कॉन्सिक्वेंट कितना हो गया? तो एक्चुअल में टर्म ये है। अगर देखा जाए तो एंटीसीडेंट में 4 नहीं बोलूंगा, एंटीसीडेंट कौन है? 16 एंटीसीडेंट है और 20 कॉन्सिक्वेंट है। हां, अगर रेशो ऐसा होता 2:3, 2:3, अब एक 2x और एक, फिर उसके बाद देखूंगा। तो मैं 2 को एंटीसीडेंट की जगह पे मानता हूं, लेकिन वो एक्चुअल में एंटीसीडेंट है या नहीं ये नहीं बता सकते, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर पता लगेगा। बात में क्लैरिटी आई कुछ, या मन में कोई डाउट आया? सोच लो, पक्का? ठीक, गुड। डन प्यारे बच्चों? तो मैं मान के चलूं यहां तक की कहानी ऑल क्लियर? पक्का? आओ, क्या सबका नोट हो गया? आओ जी, एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड रेशो बिटवीन 15 किलोग्राम एंड 30 मीटर। अब बेटा किलोग्राम किसका रेशो है? बेसिकली वेट का, और मीटर किसका है? बेसिकली लेंथ का। लेंथ हो सकती है, हाइट हो सकती है, और किलोग्राम और मीटर में तो आपस में कोई फिक्स रिलेशनशिप आज तक तो नहीं पढ़ी हमने। तो अब देखो इसकी ऑप्शंस लिख रहा हूं, 15 किलोग्राम इज टू 30 मीटर, 15:30, 1:2, और नॉट डिफाइंड, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों में से एक बात लिखी होगी, क्योंकि इन दोनों टर्म को मैं लाइक बना ही नहीं सकता। अब अगर इन दोनों टर्म को लाइक बना नहीं सकता तो फिर रेशो डिफाइंड होगा ही नहीं, तो फिर मैं किसको करूंगा? मैं कर दूंगा नॉट डिफाइंड को। बात कुछ समझ में आई? ठीक है, गुड। स्पीड वगैरह बताओ बेटा, ज़्यादा तो नहीं लग रही? कम तो नहीं है? परफेक्ट है? वैसे तो 2-3 क्लास में अपने आप
सेटल हो जाएगा, क्योंकि हम हर बैच को कोई एक फिक्स क्राइटेरिया से नहीं पढ़ाते कि इस बैच को इतने क्लास में ही ख़त्म करना है, ऐसा नहीं। हर बार बैच दर बैच चेंज होता है। बैच को देखते हैं, 2-3 क्लास लगेगी, फिर उसके बाद में बैच के हिसाब से स्पीड एडजस्ट हो जाएगी। भाई मुझे ओलंपिक की रेस में थोड़ा दौड़ना है, ना तुम्हें दौड़ना, और सिलेबस मुझे थोड़ा ख़त्म करना है अपना। सिलेबस तो ख़त्म तुम्हारा होना है, और तुम्हारा होना है तो वो ऐसे होना चाहिए कि हमारी दोनों की आपस में कंफर्टेबिलिटी बनी रहे, है ना। भाई एक्सीलेटर पे पैर तो मेरा ही है ना, लेकिन वो मुझे देख के रखना है ना, कब रखना है और कब। और अगर एक्सीलेटर पे पैर आए भी तो बस वो उतना ही आए कि आप कंफर्टेबल रहो, डिसकंफर्टेबल ना हो जाए। ऐसा ना हो पहले तो लेके चले बैलगाड़ी में, होले 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 होले, और आपको आदत तो बैलगाड़ी की डाल दी, और जब 2 महीने हो गए और लगा कि अब तो पेमेंट आ गई है सबकी। देखो मैं बिल्कुल ईमानदार हूं, मैं जो बात है वो बोलूंगा, और उसके बाद बोले कि बेटा अब तो तुमने पैसे दे दिए, अब तो मैं तुम्हें जंबो जेट की भी सवारी करा सकता हूं, और बुलेट ट्रेन जब आएगी आएगी मोदी जी की, हमारी तो आ गई, और बुलेट ट्रेन में सवारी करा दे तुम्हें, तो वो तो गलत है ना यार। तो ये मान के चलना, जिस पेस पे मेरा बैच स्टार्ट होगा ना, उसी पेस पे खत्म होगा, कभी नहीं बढ़ेगी स्पीड। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं टाइम बढ़ाऊंगा, स्पीड नहीं। समझ में आ रही है? जैसी आदत तुम्हें डालेंगे ना, एंड तक उसी पेस पे बैच खत्म होगा। लास्ट बैच की बात बताता हूं। लास्ट दिसंबर में जून में बैच स्टार्ट हुआ था, जहां तक मुझे याद है शायद 10 जून को पहली क्लास थी। अब लगा के चलो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। अब अगर मैं नवंबर तक का भी टाइम लगाता हूं और 12 क्लास अपनी लगा के चलता हूं, बल्कि दिसंबर में अगर बच्चे का पेपर है तो नवंबर तो छोड़ ही दो, नवंबर तो रिवीजन के लिए रखेंगे ना, तो आप लगा के चलो 4.5 महीने। 4.5 महीने में लेक्चर कितने आए? 48 और 6 54। ऑन 54 में कुछ छुट्टी भी आई, दिवाली वाली आई, कुछ और चीजें आई, कुछ इमरजेंसी आई, तो मान के चलो होते होते 45 से 50 लेक्चर बचे, है ना। और उसी टाइम के अंदर मेरे लेक्चर कितने लगे? 83। उसी 4.5 महीने के अंदर लेक्चर कितने लगे? 83 लेक्चर मैंने दिए। कारण लेक्चर्स बढ़ाए, संडे क्लास ली, दूसरे टीचर से उधार मांगी क्लास, सर जी इकोनॉमिक्स है, सर जी आपका तो हो ही जाएगा ना, तो मेरे को दे दो ना क्लासेस। वो कहते थे ठीक है सर ले लो। तो जब इकोनॉमिक्स का खत्म हुआ तो मैंने डबल लेक्चर लगाए, लेकिन भगाया नहीं, ठीक है। अभी जून अटेम्प्ट चल रहा है, इसमें हमारे पास टाइम खूब था। आज मेरा 77वां लेक्चर हुआ है, और अभी भी 8 लेक्चर और लगेंगे, यानी कि सिर्फ 2 ही लेक्चर का फर्क आया। अब मुझे 8 महीने मिल रहे थे, तब मुझे 4.5 मिल रहे थे, तो 83 और 85 में कितने लेक्चर का फर्क है? 2 का। इतना तो चलता है ना यार। लेकिन इतने लेक्चर तुम्हारे भी लगेंगे मान लो, क्योंकि उससे पहले खत्म होगा ही नहीं, ठीक है। और हम मान के क्या चलेंगे, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी स्पीड तो कभी भी नहीं बढ़ेगी, वो मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है, ठीक है। स्पीड ऐसी रखेंगे जिसमें कंफर्टेबल रहो। और अगर किसी को लगे भी ना कि सर का एक्सीलरेटर थोड़ा जोर से दब गया है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक बार इशारा कर देना, बस सर स्पीड ज़्यादा हो रही है, मैं समझ जाऊंगा कि एक्सीलरेटर पे पैर थोड़ा जोर से आ गया है। इतना तो कर सकते हो ना, एक हल्का सा इशारा ही तो करना है, मैं समझ जाऊंगा अपने आप, है ना। तो चले आगे, थोड़ा सा और पढ़े। आओ अब देखो बेटा, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे, और कराने वाले 40 लेक्चर में मैथ्स खत्म कराते हैं, 45 में कराते हैं। वो आशीर्वाद भगवान ने उनको दिया है, मुझे नहीं दिया।
मैं तो हर बार बोलता हूँ, मैं शंकर जी का भक्त हूँ, तो मैं हर बार बोलता हूँ बाबा कब तक पढ़वाओगे? 27 साल तो हो गए पढ़ाते पढ़ाते। आपको तो लोग भोले बाबा बोलते हैं, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। तो वो कहते हैं क्या सुनना चाहते हो बताओ। तो मैं बोलता हूँ कि बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जो हमारी काउंसलर मैम बैठी है ना, बच्चा अंदर आए, काउंसलर बोले सर नया बच्चा आया है, तो मैंने कहा भेजो इधर, दूर से कल्याण हो, जा बेटा तेरा कल्याण हो गया, मैम को फीस जमा करा, मतलब कल्याण हो, वो पास हो गया, ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो भोले बाबा बोलते हैं चालाक प्राणी, अभी से पढ़ाना बंद करना चाहता है? अभी तो तेरे में बहुत ताकत है, अभी नहीं मिलेगा ये आशीर्वाद, अभी तो जा बच्चों की सेवा कर। ठीक है जी, है ना? तो ऐसा आशीर्वाद अभी हमें नहीं मिला, वो दूसरों को मिला हुआ है, जो वो 40 लेक्चर में भी खत्म करा देते हैं। बस वो खत्म ही कराते हैं, बच्चा भी खत्म हो जाता है क्योंकि डाउट के आसपास वो मिलेंगे नहीं, है ना? जब डाउट पूछेंगे तो ऐसे जवाब मिलते हैं, मैं डाउट कराऊं या आगे बढ़ाऊं, और व्हाट्सएप नंबर ऐसे होते हैं कि भगवान जाने कौन से होते हैं, शायद बीबी का भी ना उठाता हो उस पर, तो है ना? तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, सारे टीचर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है ना? और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे टीचर्स तो हमसे पढ़े हुए हैं जो पढ़ाते हैं आसपास। अब ऐसा नहीं है कि हमसे पढ़े हुए हैं तो वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, बट हम अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहे तो बढ़िया है ना? तुम्हारा काम पढ़ना, तुम पढ़ाई में ईमानदार रहो, हमारा काम पढ़ाना, हम पढ़ाने में ईमानदार रहे। भाई पार्टनरशिप है ना? एक बात बताओ, बिजनेस कब अच्छा चलता है पार्टनरशिप में? बताओ बताओ, कब अच्छा चलता है पार्टनरशिप में? कब अच्छा बिजनेस चलता है? क्या? सबका पार्टिसिपेशन बढ़िया। हाँ, सबका पार्टिसिपेशन बढ़िया हो, और बताओ? हाँ, लॉयल्टी हो। देखो समझो, बिजनेस तब बढ़िया चलता है या तो दोनों ईमानदार हो या दोनों बेईमान हो। क्यों? अगर दोनों ईमानदार है तो कोई टेंशन ही नहीं है, और अगर दोनों बेईमान है तो एक दूसरे की पकड़ लेंगे। अब एक दूसरे की बेईमानी पकड़ लेंगे तो वो चल जाएगा फिर से, क्योंकि वो बता देंगे भाई तू ये गलत कर रहा है, देखिए ये चीज है। बिजनेस तब नहीं चलेगा अगर एक तो ईमानदार है और एक बेईमान है। तो बेईमानी वाला क्या करेगा? बार बार बेईमानी करेगा, बेईमानी करेगा, बेईमानी करेगा, ईमानदार वाले को दबाता रहेगा। लास्ट में जाके ईमानदार वाला उसको राम राम जी कर लेगा, और क्या करेगा? लड़ेगा तो है नहीं बेचारा। ईमानदार जो होता है वो सीधा भी होता है, बेईमान जो होता है वो तिरछा भी होता है। जो ईमानदार होता है वो लास्ट में भी क्या करेगा? तूने जो मेरे साथ किया किया, कोई बात नहीं, अब मेरा तेरे साथ नहीं चल पाएगा भाई, मैं अलग हो रहा हूं। तो बिजनेस वही अच्छा चलता है, या तो दोनों ही बेईमान हो और या दोनों। तो ये भी तो हमारा पार्टनरशिप ही शुरू हुआ है आज, तो अगले 6 महीने हमारी पार्टनरशिप ही तो चलेगी। हम दोनों पार्टनर ही तो है, आप और हम। इन्वेस्टमेंट किसकी हो रही है? टाइम की। शेयरिंग किसकी हो रही है? नॉलेज की। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज मैं ही तुम्हें दूंगा, कई बार तुम भी मुझे दे सकते हो। कई बार बच्चा बोलता है सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो मैं उससे सीखने को तैयार हूं, आज तक सीखता आ रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही सब कुछ दूंगा तुम्हें, कई बार तुम भी बता सकते हो। नहीं समझ में आई बात? तो बस ऐसे चलेंगे, ईमानदार रहेंगे, तुम अपने प्रति ईमानदार, मैं अपने प्रति ईमानदार, काम अच्छा क्यों नहीं होगा? दौड़ेगा जी, सरपट दौड़ेगा। एक भी बेईमानी करेगा तो गड़बड़ है, गड्ढे में जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? चले आगे आओ, समझो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस 1-2 पॉइंट लूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेशो, और मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा, तो आपको लास्ट में सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो छोटी कॉपी मैजिक का काम करेगी, बस उसको रीड करो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट कभी नहीं होता, हमेशा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होता है। आओ बेटा, आपने एक बात पढ़ी है यार कि रेशो निकाला मैंने 5 किलोग्राम का और 4 किलोग्राम का, तो रेशो मेरा बना, किलोग्राम से किलोग्राम कटा, तो रेशो मेरा बना 5:4। ठीक है? तो देखो, जब मैं बात करता हूं रेशो डिफाइंड है या नहीं, जब मैं रेशो निकालता हूं तो इस ए और बी का एक जैसा होना जरूरी है, यानी कि दोनों यूनिट का सेम होना जरूरी है।
लेकिन जब रेशो निकल जाता है तो उसके बाद इस रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि यूनिट को तो आपने काट दिया पहले से ही। भाई किलोग्राम को किलोग्राम से काट दिया ना, मीटर को मीटर से काट दिया ना, रुपीज को रुपीज से काट दिया ना, किलोमीटर को किलोमीटर से काट दिया ना। तो मतलब नंबर की अलग अलग यूनिट थी, लेकिन रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। और जब किसी की यूनिट नहीं होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम बोलते हैं कि ये प्योर नंबर है। ये बहुत बार सुनोगे आप इसमें। तो क्या होता है, रेशो इज ए प्योर नंबर। और प्योर नंबर बोले तो बेटा यूनिट फ्री, और यूनिट फ्री बोले तो डू नॉट हैव एनी यूनिट। यानी कि रेशो को कभी भी मेरे प्यारे बच्चों हम ये नहीं बोलेंगे कि जी ये रेशो इतने किलोग्राम हो गया, इतने मीटर हो गया, इतने लीटर हो गया, ऐसा नहीं। किस किस को समझ आई ये बात? रेशो को डिफाइंड होने के लिए दोनों का एक जैसा होना जरूरी है, लेकिन जब रेशो निकल जाता है तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 2। देखो बेटा, रेशो जो होता है ये मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म होती है। रेशो क्या होती है? मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म। यानी कि रेशो की जितनी भी टर्म है ना, वो लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? लोवेस्ट फॉर्म में। तो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, रेशो इज मोस्ट सिंप्लीफाइड, दैट इज all terms should be in lowest form. All terms should be in lowest form. Example, अच्छा स्टैंडर्ड रेशो में 2 होती है टर्म, लेकिन जब रेशो 2 से ज्यादा का आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड रेशो। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ए रेशो बी रेशो सी, तो 2 से ज्यादा टर्म का रेशो आ गया, और मैंने बोला यहां पे है 15:20:25, तो ऐसा रेशो क्या कहलाता है? कंटिन्यूड रेशो। कौन सा? जिसमें 2 से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व हुई है। जिसमें 2 से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व हुई है वो रेशो क्या होता है? कंटिन्यूड रेशो। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये तीनों टर्म लोवेस्ट है या आगे किसी से कैंसिल आउट हो सकता है? हो सकता है। किससे? 5 से। तो 3 रेशो 4 रेशो 5। सबको समझ आ रही है कुछ कहानी? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ए रेशो बी रेशो सी, मेरे पास है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1/2 ये 1/3 ये 1/6 सिंप्लीफाइड है? ये तो फ्रैक्शंस है। ये क्या है? फ्रैक्शंस। तो अगर टर्म में भी कुछ फ्रैक्शन आ जाए तो मुझे उसके फ्रैक्शन खत्म करने पड़ेंगे। मुझे उसके फ्रैक्शन खत्म करने पड़ेंगे। और फ्रैक्शन खत्म करने का तरीका, 2 तरीके होते हैं। मेथड 1, आप एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का, और एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटी ऐसी टर्म जो इन तीनों से कटे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा ऐसी कौन सी सबसे छोटी टर्म है जो इन तीनों से कट जाएगी? या इन तीनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर? तो 2 के टेबल में 6 आएगा, 3 के टेबल में 6 आएगा, और 6 के टेबल में भी 6 आएगा। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? अब इस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब सिंप्लीफाइड हो जाएगा 6 × 1/2, 6 × 1/3, 6 × 1/, तो बेटा यहां कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3। यहां कितना आ गया? 2। यहां कितना आ गया? 1।
तो अगर कभी फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो कैसे होगा बेटा? फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूंगा और डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एक काम करते हैं, देखो वैसे तो एलसीएम बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एलसीएम बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आ जाए, नहीं पता लग पा रहा, कभी भी दिक्कत आ सकती है, हमें थोड़ा पता है, तो आप एक काम करो, एलसीएम मत लो, इन तीनों की प्रोडक्ट तो कर सकते हो ना। अगर एलसीएम नहीं लेना तो तीनों की प्रोडक्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 एंड 6, 36 हो गई। अब इस 36 से मल्टीप्लाई करो, तो 36 इंटू 1/2, 36 इंटू 1/3, 36 इंटू 1/, ये कितना आ रहा है बेटा? 18। ये कितना आ रहा है? 12। ये कितना आ रहा है? 6। लेकिन ये बताओ, क्या ये अभी आगे भी कट जाएगा किसी से? अगर एलसीएम से कर रहा हूं तो एक स्टेप में हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट से करता हूं तो हो सकता है एक से ज्यादा स्टेप बने। तो अब बताओ किससे कट रहा है? तो 6 से काटूंगा तो 3, 2, 1 आ गया। फिर फाइनली वही आंसर। बोलो जी, हाँ या ना? किस किस को समझ आई बात? गुड, शाबाश। सबका हाथ ऊपर था भाई, ये कोई छूट तो नहीं गया? पक्का? ठीक है। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा था आपसे कि ऐसे कौन कौन बच्चे थे जिनके पास 12वीं क्लास के अंदर ये गणित सब्जेक्ट नहीं था? दोबारा बताओ एक बार। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे हैं अभी। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता हूं, ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो मैथ्स में गरीब थे? मैथ्स में गरीब होने का मतलब मैथ्स था ना होने के बराबर। मैथ्स में गरीब, देखो संख्या बढ़ गई थोड़ी सी और। ठीक है, तो चलो 8-9 हो गए, है ना? तो अब आज से तुम्हें क्या करना है, एक बात याद रखनी है कि डरना मना है। मैथ्स से नहीं डरना, इनफैक्ट किसी से भी नहीं डरना। अपना काम ईमानदारी से करो, गलत काम ना करो। और जब हम गलत काम नहीं करेंगे तो डरेंगे क्यों? और डरने का नुकसान क्या है? डरने वाले को 2 चांटे एक्स्ट्रा लगते हैं, कोई भी मार के चला जाता है डरोगे तो, है ना? तो क्या करना है? डरना नहीं है, अपना काम करना है, और कराने को हम बैठे हैं नहीं? ठीक है, लिखो बेटा एक बार। आज मैंने ज़्यादा तो पढ़ाया नहीं तुम्हें, थोड़ा सा स्टार्ट कराया है बस। कहाँ से लिखना था? 2 पॉइंट तक हो गए। एग्जाम्पल, बस आज का मैं एक लास्ट पॉइंट लेके फिर क्लास को बाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट्स वाले सर भी आ गए हैं। आपका 10-15 मिनट का ब्रेक होगा बीच में, फिर उसके बाद क्लास होगी। आज पता है ना 2 क्लास है? अच्छा, मेरा नाम पता है तुम्हें? क्या नाम है भाई? अच्छा, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, नाम पता है। नहीं तो ज़्यादातर तो यही बोलते हैं मैथ्स वाले सर आ गए पिछले 27 साल में हम अपना खुद नाम भूल गए हैं चलो, अच्छा चले आगे थोड़ा सा। सबका नोट हो गया? बस जी, एक लास्ट पॉइंट लेके क्लास को बाइंड अप करेंगे। मेरे पास एक तीसरा पॉइंट है। कभी मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे दे दे a/b/c, एक मिनट रुको, ठीक है, मुझे दिया हुआ है 5/15/25 और मुझे ये बोले कि आप फाइंड करो a और b का रेशो, आप फाइंड करो b और c का रेशो, आप फाइंड करो c और a का रेशो। तो अगर ये दिया है और मेरे से इस तरीके से पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर को मेंटेन रखना है बस। तो अगर a और b का पूछा है तो पहले 2 का, b और c का पूछा है तो नेक्स्ट 2 का,
और अगर सी और ए का पूछा है तो सी को पहले रख के यहां 5, लेकिन क्या ये सिंप्लीफाइड है? नहीं, तो अभी क्या करूंगा? तो ये कितना हुआ? 1 रेशो, ये कितना हुआ? 3 रेशो, ये कितना हुआ? 5 रेशो 1। ठीक है, तो आज हमने आपके साथ ऑफिशियली दिसंबर 23 के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपका बैच स्टार्ट हो गया है। और आपको सिंपल एक काम करना है, मेरा तरीका यही रहेगा। बुक्स आपको अभी 1-2 क्लास लगेगी मिलने में, नया स्टॉक आने वाला है। ठीक है, तो अभी तक के लिए जब मैं होमवर्क देना स्टार्ट करूँगा तब तक बुक आ जाएगी। मेरा तरीका ये रहेगा कि जब भी मैं होमवर्क दूंगा तो अंडरस्टैंडेबल है कि नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास होगी। होमवर्क के बाद अगली क्लास डाउट क्लास होगी ऑटोमेटिकली। हाँ, अगर उस दिन बच्चों ने बोला कि अभी नहीं हुआ सर, तब मैं एक क्लास शिफ्ट कर दूंगा। इतना एडमेंट भी नहीं हूं कि नहीं नेक्स्ट बोला तो नेक्स्ट में ही होगा, बट मान के चलो कि होमवर्क के बाद डाउट क्लास होगी ही होगी। चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा ही होगा। जब 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो 4 का मॉक टेस्ट होगा, 8 हो जाएंगे तो 8 का होगा। तो ऐसे हमारा प्रॉपर सिस्टम चलता जाएगा। और आपको अपनी तरफ से क्या ध्यान रखना है? एक तो डरना मना है, और कोई भी डाउट आए डाउट पूछना है, और हमने पढ़ाई में रेगुलरिटी रखनी है। ऐसा नहीं करना कि आज पढ़ लिए फिर 10 दिन नहीं पढ़े। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अभी आपका 10-15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आपकी अकाउंट्स की क्लास होगी। ठीक है, आपको मेरे से कोई बात करनी है, मेरे से कुछ पूछना है, मैं अवेलेबल हूँ। अभी भी क्लास के बाद भी आप आ सकते हो। ठीक है, आपको पानी पीना है या गैलरी से पीछे जाओगे तो वहाँ पे पानी के लिए लगा हुआ है। ठीक है, वॉशरूम यहीं से आगे जाके गैलरी से राइट साइड है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।